तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है निरुपाधिक तर्क वाक्यों में व्याप्ति का स्वरूप। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निरुपाधिक तर्क वाक्यों में जो व्याप्ति जो है उसका स्वरूप क्या है, विभिन्न तर्क वाक्यों में व्याप्ति की स्थिति क्या है। साथ ही आज के इस व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान निरुपाधिक तर्क वाक्य के स्वरूप एवं प्रकार में ये स्पष्ट किया था कि किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य का स्वरूप क्या है, निरुपाधिक तर्क वाक्य के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, गुण और परिमाण का स्वरूप क्या है। निरुपाधिक तर्क वाक्य कैटेगोरिकल प्रपोजिशन जब उद्देश्य और विधेय के मध्य संबंध बिना किसी शर्त के पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, तो इस संबंध का कथन जिस तर्क वाक्य के माध्यम से किया जाता है उसे ही निरुपाधिक तर्क वाक्य कहते हैं। अर्थात निरुपाधिक तर्क वाक्य के माध्यम से दो वर्गों के मध्य संबंध के कथन की व्याख्या की जाती है। ये संबंध जो होता है ये शर्त रहित होता है, इसीलिए इस संबंध को निरपेक्ष, निरुपाधिक या अनकंडीशनल कहते हैं। और निरुपाधिक तर्क वाक्यों के माध्यम से ये स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्य में पूर्णतः या अंशतः समाहित हैं या नहीं। किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य की संरचना में तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं। एक है परिमाण जिसे क्वांटिटी कहते हैं, दूसरा गुण जिसे क्वालिटी और तीसरा व्याप्ति जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। परिमाण के द्वारा किसी भी तर्क वाक्य के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा को अभिव्यक्त किया जाता है कि वह तर्क वाक्य जो है सर्वव्यापी है या अंशव्यापी। जब भी किसी तर्क वाक्य के पूर्व में सभी, कोई नहीं, कुछ, कुछ नहीं ये शब्द प्रयुक्त होते हैं तो ये शब्द किसी भी तर्क वाक्य के परिमाण को व्यक्त करते हैं। सभी और जो कोई नहीं है वे सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संकेतक हैं, जबकि कुछ और कुछ नहीं अंशव्यापी तर्क वाक्यों की मात्रा को अभिव्यक्त करते हैं। गुण जो है उसके द्वारा किसी भी तर्क वाक्य के द्वारा में ये स्पष्ट किया जाता है कि वह तर्क वाक्य स्वीकारात्मक है या अस्वीकारात्मक। निरुपाधिक तर्क वाक्यों में व्याप्ति अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य में जब किसी पद का उसके पूर्ण निर्देश में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याप्त होता है, और जब किसी पद का अंशतः निर्देश किया जाता है तो वह अव्याप्त होता है। व्याप्ति की इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि जब भी किसी तर्क वाक्य में कोई पद पूर्णतः समाहित या असमाहित होता है तो वह व्याप्त होता है। अन्यथा जब भी हम किसी तर्क वाक्य का अंशतः निर्देश करते हैं तो वह उस तर्क वाक्य में अव्याप्त होता है। व्याप्ति की इस परिभाषा के पश्चात हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि विभिन्न निरुपाधिक तर्क वाक्य जो हैं उनमें व्याप्ति की स्थिति क्या है। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो प्रथम प्रकार जो है ए तर्क वाक्य है, जिसे सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन कहते हैं। इस तर्क वाक्य में जिसे प्रतीकात्मक रूप से ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि संरचना की दृष्टि से सभी उद्देश्य विधेय हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट जो है ये ए तर्क वाक्य को व्यक्त करता है। इस तर्क वाक्य में जो है उद्देश्य पद व्याप्त होता है और विधेय पद अव्याप्त होता है। उदाहरणार्थ यदि हम ये कहते हैं कि सभी भारतीय दार्शनिक हैं, तो ये जो तर्क वाक्य है ये ए प्रकार का तर्क वाक्य है। इसमें सभी शब्द जो है वह तर्क वाक्य के परिमाण को व्यक्त कर रहा है। भारतीय जो है उद्देश्य पद को और दार्शनिक जो है विधेय पद को अभिव्यक्त कर रहा है जो है वह उद्देश्य और विधेय के मध्य संबंध की व्याख्या कर उसे स्वीकारात्मक स्पष्ट कर रहा है। इस तर्क वाक्य में दो वर्ग हैं, एक भारतीयों का वर्ग और दूसरा दार्शनिकों का वर्ग। इस तर्क वाक्य में ये स्पष्ट किया जा रहा है कि सभी भारतीय यानी प्रत्येक भारतीय जो है
वे दार्शनिक हैं। भारतीय वर्ग के जो सदस्य हैं वे पूर्णतः दार्शनिक वर्ग में समाहित हैं। इसलिए इस तर्क वाक्य में जो भारतीय पद है अर्थात जो उद्देश्य पद है, क्योंकि वह पूर्णता के साथ प्रयुक्त हो रहा है इसलिए व्याप्त है, जबकि दार्शनिक जो है वह पूर्णता के साथ व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल भारतीय ही दार्शनिक नहीं है। चाइनीज़, जापानीज, अमेरिकन आदि जो हैं वे भी दार्शनिक हो सकते हैं। अतः इस तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त है क्योंकि वह पूर्णता के साथ प्रयुक्त हो रहा है, जबकि इसमें विधेय पद अव्याप्त है। निरुपाधिक तर्कवाक्य का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वह सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है, जिसे यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन कहते हैं। इस तर्कवाक्य को प्रतीकात्मक रूप में ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी संरचना कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, नो एस इज पी। जब भी किसी तर्क वाक्य को इस संरचना के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो वह ई तर्क वाक्य होता है। अब हमारे लिए जानना आवश्यक है कि ई तर्क वाक्य में व्याप्ति की स्थिति क्या है, अर्थात जो सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है इसमें कौन सा पद व्याप्त है और कौन सा पद अव्याप्त है। उदाहरणार्थ कोई भारतीय दार्शनिक नहीं है, ये ई तर्क वाक्य का उदाहरण है। इस तर्क वाक्य में दो पद हैं, एक तो जो है भारतीयों का और दूसरा जो है दार्शनिकों का। जब हम ये कह रहे हैं कि कोई भारतीय यानी प्रत्येक भारतीय, इसमें समस्त भारतीय समावेशित है, और जब हम दार्शनिकों की बात कर रहे हैं तो समस्त दार्शनिकों की बात कर रहे हैं। अतः इसमें दो वर्ग जो हैं पूर्णता के साथ अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसमें प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग अर्थात भारतीयों का वर्ग और दार्शनिकों का वर्ग जो है पूर्णतः एक दूसरे से पृथक हैं और दोनों एक दूसरे में असमाहित हैं पूर्णतः। अतः इस निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद जो हैं वो व्याप्त हैं, क्योंकि ये अपनी दोनों पूर्णता के साथ व्यक्त हो रहे हैं। एक जो भारतीयों का वर्ग है वह पूर्ण समस्त भारतीयों की बात कर रहा है, और जो दार्शनिकों का वर्ग है वह समस्त दार्शनिकों की बात कर रहा है। ये दोनों वर्ग जो हैं पूर्णतः जो हैं असमाहित हैं, इसलिए ये दोनों इस ई तर्क वाक्य में जो है व्याप्त हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वह है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, एग्जिस्टेंशियल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। इस तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में आई के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से इस तर्क वाक्य की संरचना होती है कुछ उद्देश्य विधेय हैं, सम एस आर पी। जब भी किसी तर्क वाक्य को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं तो वह आई तर्क वाक्य का उदाहरण होता है। उदाहरणार्थ कुछ भारतीय दार्शनिक हैं, ये आई तर्क वाक्य का उदाहरण है। इसमें दो वर्ग हैं, एक भारतीयों का और दूसरा दार्शनिकों का। इसमें जो प्रथम वर्ग है वह कुछ भारतीयों की बात कर रहा है, समस्त भारतीयों की बात नहीं कर रहा है। कुछ भारतीय ऐसे हैं जो दार्शनिक हैं, अतः यहाँ जो भारतीय वर्ग जो है वह अंशतः निर्देशित हो रहा है, और दार्शनिकों का जो है दार्शनिक भी जो है कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो भारतीय हैं, दोनों ही अपने अंश रूप में निर्दिष्ट हो रहे हैं। अतः इस तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद जो हैं वह अव्याप्त हैं। किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो चौथा महत्वपूर्ण प्रकार है वह अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, एग्जिस्टेंशियल नेगेटिव प्रपोजिशन। इस तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में ओ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस तर्क वाक्य की संरचना इस प्रकार होती है कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, अर्थात जब भी हम ये कहते हैं कि सम एस आर नॉट पी, जब भी किसी तर्क वाक्य को इस रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह ओ तर्क वाक्य का उदाहरण होता है। उदाहरणार्थ यदि हम ये कहते हैं कि कुछ भारतीय दार्शनिक नहीं हैं, इस तर्क वाक्य में एक वर्ग भारतीयों का है और दूसरा दार्शनिकों का है। इसमें जो कुछ भारतीय हैं यानी कि जो भारतीयों का वर्ग है वह अपने आंशिक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, अतः इसमें उद्देश्य पद अव्याप्त है, जबकि विधेय पद जो है इस तर्क वाक्य में व्याप्त है।
दार्शनिकों का जो पद है वह व्याप्त है। अतः किसी भी निरुपाधिक तर्कवाक्य के चौथे प्रकार ओ तर्कवाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त और विधेय पद व्याप्त होता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि विभिन्न निरुपाधिक तर्कवाक्य के जो प्रकार हैं उनमें व्याप्ति का स्वरूप क्या है, अर्थात ए तर्कवाक्य में जो हमने स्पष्ट किया कि उद्देश्य पद व्याप्त और विधेय पद अव्याप्त होता है, जबकि ए तर्कवाक्य जो है उसमें उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद व्याप्त होते हैं। आई तर्कवाक्य जो है उसमें उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद अव्याप्त होते हैं, जबकि ओ तर्कवाक्य जो है उसमें उद्देश्य पद अव्याप्त और विधेय पद जो है वो व्याप्त होता है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस प्रकार हैं। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन में व्याप्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य में व्याप्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सर्वव्यापी निषेधात्मक अर्थात ए तर्कवाक्य में उद्देश्य एवं विधेय पद में व्याप्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ओ तर्कवाक्य में कौन सा पद व्याप्त होता है और कौन सा अव्याप्त होता है उसे स्पष्ट कीजिए। एक जो है निबंधात्मक प्रश्न ये हो सकता है कि व्याप्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए विभिन्न तर्कवाक्यों में व्याप्ति की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज के इस व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।